सम्मान्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में उपस्थित महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन अलका लांबा जी, सीडब्ल्यूसी के सदस्य मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री नासिर हुसैन जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय श्री सुशील गुप्ता जी और आपके हर समय के सुख दुख के साथी, हरियाणा की विधानसभा में अपने विधानसभा का डंका बजवाने वाले जो सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुने गए, वो आज आपके पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अंबाला से लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय श्री वरुण चौधरी जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण और सभी मंच पर साथीगण और मेरे सम्मानित पूरे दूर दूर से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सभी हमारी माताएं बहनों, आज सबसे पहले हम अपने महान नेता, महान बलिदानी श्री राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उनको शत शत नमन करते हैं, उनको शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उन्होंने जो मार्ग दिखाया था उसको हम आगे लेने की प्रेरणा लेते हैं। साथियों, मैं थोड़े ही शब्दों में आपसे बात करना चाहूंगा। 25 मई को जो चुनाव होने जा रहा है और जो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, इस देश की राजनीति की दिशा और दशा को ये दिखाने वाला है। ये देश इस बात का निर्णय लेगा कि ये देश तानाशाही की तरफ जाएगा, जिसमें जो नरेंद्र मोदी जी इस देश को चीन के और रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जहां एक पार्टी का ये शासन लाना चाहते हैं, जहां प्रतिपक्ष की आवाज को कुचलना चाहते हैं, जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान की सुरक्षा के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इवन कहीं हद तक जुडिशरी भी क्यों ना हो, आज उन सभी की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, तो आज देश को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। आज देखना पड़ेगा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, जो कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान को बनाने की जो जिम्मेदारी दी थी और 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन लेकर के इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, गरीब समाज के, इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, सभी व्यक्ति को, इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बराबर का समान अधिकार देने का, समान अभिव्यक्ति को प्रदान करने का, लिखने का, राइटिंग का, लिखने का अधिकार प्रदान करने का और सबको अपनी मर्जी के मुताबिक पूजा पद्धति का जो अधिकार दिया था और सबको, चाहे इस देश के राष्ट्रपति हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सबको समान वोट का अधिकार दिया था। आज इन अधिकारों पर डाका डालने के लिए ये सरकार प्रयास कर रही है, उसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, जो आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल जी ने जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र दिया है, जो न्याय पत्र दिया है, उसको घर घर तक पहुंचा दें। जो इस न्याय पत्र को पढ़ लेगा वो एक एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को वोट देगा, इंडिया गठबंधन को वोट देगा। मेरा ये दावा है, जो कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है कि हम युवाओं को 30 लाख पक्की नौकरी देंगे, जो मोदी जी ने नहीं दी, हम युवाओं को 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपए महीने हम उनको प्रशिक्षण के दौरान एक वजीफा के तौर पर देंगे, जिससे वो ट्रेनिंग लेकर के पूरी तरह से उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल सके। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि कांग्रेस के शासन में
कोई पर्चा लीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि जो अग्निवीर योजना जो ये लेकर आए थे, जो हमारे युवाओं के साथ धोखा था, हमारी फौज के साथ धोखा था, फौज के जनरलों को भी विश्वास में नहीं लिया गया था, फौज को भी ठेके पर छोड़ने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट घोषणा की है कि हम इस अग्निवीर योजना को फाड़ करके डस्टबिन में डाल देंगे और जैसे पहले फौज में भर्ती हुआ करती थी उसी तरह से हम फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। हमारी महिलाओं को हम आरक्षण देने का काम करेंगे और गरीब महिला, एक परिवार में गरीब जो महिला है पीले कार्ड परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपए महीने उसके अकाउंट में डालने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, जो गरीब औरतें हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनकी सबकी तनख्वाह डबल करने का काम करेंगे और देश में और नई 14 लाख आंगनवाड़ी भर्ती करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक डॉक्टर अंबेडकर भवन, हॉस्टल, लाइब्रेरी स्थापित करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हर जिले में हम महिलाओं को, कामकाजी महिलाएं जो हमारी पढ़ने वाली बेटियां हैं, उनको सुरक्षित रहने के लिए हर जिले में सविताबाई फूले के नाम से एक महिला के लिए हॉस्टल खोलने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें अस्पताल भी होगा वो खोलने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि कोई गरीब आदमी इलाज कराने जाएगा, कैसी भी बीमारी हो, वो किसी भी अस्पताल में जाएगा तो 25 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह से मुफ्त करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम नवोदय स्कूल और सेंट्रल स्कूलों की भी संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। गरीब आदमी को जो राशन मिलता है, राशन जो 5 किलो है उसको 10 किलो करेंगे, दाल भी देंगे, चीनी भी देंगे, सरसों का तेल भी हम देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है, जो इन्होंने किसानों के साथ जो धोखा किया, 750 किसानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, उस एमएसपी के लिए कांग्रेस पार्टी लीगल गारंटी देती है। कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से किसानों के जिन्सों का दाम तय करेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण, सारे जो खाद हो, बीज हो, चाहे कीटनाशक दवाइयां हो, सब में जो भी कांग्रेस पार्टी जो किसानी में इस्तेमाल होती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस तरह से हर वर्ग के लिए ये कहा है कि किसान के, गरीब के कर्जे माफ करने का काम पार्टी करेगी और मनरेगा मजदूर को 400 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से मजदूरी देने का काम करेंगी। इन चीजों को आप जनता तक पहुंचाएं। मैं बहुत धन्यवाद, और मैं आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उनका बार बार मैं धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने अपनी सारी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही। ये जो बच्चे ऊपर खड़े हैं इनसे प्रार्थना नीचे उतर जाएं, पीछे एलईडी है उसके कनेक्शन टूट जाएगा। साहब जी नीचे उतर जाएं सारे। अब मेरा अनुरोध है, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को विकास के मामले में नंबर 1 का प्रदेश बनाया, आदरणीय चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय हुड्डा साहब। अखिल कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, और हमारे कुरुक्षेत्र से आप पार्टी अलायंस, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार
हमारे सुशील गुप्ता जी और अंबाला से हमारी कांग्रेस पार्टी के और अलायंस के उम्मीदवार अजीज वरुण जी व सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण व सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, देखिए आज सबसे पहले तो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है आज। उन्होंने देश के लिए क्या किया, कितनी कुर्बानी की, सबको मालूम। पहले इंदिरा जी ने अपने प्राण त्यागे देश की एकता के लिए, फिर राजीव जी ने। वो त्याग जो उनका सदैव देश के सुनहरी अक्षरों में लिखा रहेगा। आज खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं। मैं तहे दिल से पूरे विधायक मंडल की तरफ से उनका स्वागत भी करता हूँ और मैं ये दावा करता हूँ, मैं इनको बहुत साल से जानता हूँ, सोच से, कर्म से और उससे पक्के कांग्रेस और देशभक्त हैं। ये खड़गे साहब हमारे देशभक्त उसमें हैं, तो इनको मैंने कार्यशील देखा। बहुत वरिष्ठतम नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के और देश के वरिष्ठतम नेता हैं ये आज के दिन। देखिए आज आप हरियाणा में आए और यमुनानगर और जगाधरी का एरिया है, अंबाला जिले का है। अंबाला नाम है इनके लोकसभा क्षेत्र का। अंबाला एक ऐतिहासिक जगह है। 1857 का जो पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सबसे पहले चिंगारी अंबाला कैंट से पड़ी थी और मेरठ तक गई थी। तो ये ऐतिहासिक इलाका है। तो आज यहाँ आए हैं। देखिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, जब केंद्र में यूपीए सरकार थी और हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी 2014 तक, 2014 में हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था। लेकिन आज 10 साल से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आज क्या हालत है? आज किस चीज़ में नंबर 1 हो गया हरियाणा? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है देश में हरियाणा। आज महंगाई में और कानून व्यवस्था तो कोई चीज़ रही नहीं। तो ये आज परिस्थिति है। मैं खड़गे साहब को बताना चाहता हूँ, इस किस्म की परिस्थिति है और आज काफ़ी गंभीर सिचुएशन है। आज दुनिया, हमारा पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश खड़गे साहब आपकी ओर देख रहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है, इंडिया अलायंस की ओर देख रहा है। जो खबरें मिल रही हैं उसके आधार पर मैं आज कह के जा रहा हूँ, केंद्र में इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मैं जहाँ पे आया हूँ वो ये खुशहाल एरिया था, पेपर मिल थी यहाँ, प्लाईवुड का इतना काम था। आज हमारे अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर उतरा पेपर मिल में, पेपर मिल बंद, प्लाईवुड का काम बंद, कोई इंडस्ट्री नहीं। बस मैं तो ये कहने आया हूँ, हमारे को मौका मिलेगा, केंद्र में बनेगी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस जगाधरी एरिया को वैसा ही इंडस्ट्रियल एरिया बना देंगे जब जैसा पहले था, ताकि हम आगे विकास कर सके, जा सके, क्योंकि ये पिछड़ गया। आज पूरे हरियाणा का बुरा हाल है और इस प्रकार से देश का ही। इन्होंने 10 साल में कहा किसान का। मैं आभारी हूँ खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का। जब ये रायपुर में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष बने ये थे, तो एक प्रस्ताव, मेरी जिम्मेवारी लगाई, प्रस्ताव किया किसान के लिए और वहाँ ये पास किया गया कि किसान को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी, स्वामीनाथन C2 + 50% का भाव दिया जाएगा, कर्जा माफ किया जाएगा। ये सब प्रस्ताव रखा तो खड़गे साहब की अध्यक्षता में ये पास किया। आज सारे देश का किसान, और जो इन्होंने अब मैनिफेस्टो दिया है कांग्रेस पार्टी का, उसमें उसको शामिल किया है। इंडिया की गवर्नमेंट सरकार बनेगी केंद्र में तो किसान का एमएसपी का लीगल राइट दिया जाएगा और वो एक रेवोल्यूशन होगा पूरे देश में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से खड़गे साहब का स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इनके आशीर्वाद से कांग्रेस की यहाँ हरियाणा में 10 की 10 सीट, 9 कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, 1 आप पार्टी लड़ रही है। देखिए ये गठबंधन, एक बात सवाल आता है कि ये कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इसको गठबंधन की क्या जरूरत थी? 26 पार्टियों का गठबंधन, मकसद और एक ही मकसद से इकट्ठे हुए सब
कि अपने देश के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, इवन वोट देने का अधिकार बचाना है। तो भाई आज मिलकर इंडिया गठबंधन को कामयाब करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब, आपने देश और प्रदेश की राजनीति के बारे में बताया। अब मैं एक ऐसे नेता को मंच पे बुलाना चाहूंगा जो लगातार 50 साल तक देश की लोकसभा के मेंबर रहे, कभी हारे नहीं, जिन्होंने ब्लॉक प्रेसिडेंट से अपना सफर शुरू किया और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच हैं। बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही जुझारू नेता आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनके बोलने से पहले नारे लगाएं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान, आदरणीय खड़गे साहब आए और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दें। माननीय खड़गे। जरा शांति से बैठिए। मैं 10-15 मिनट में अपनी तकरीर को ख़त्म करूंगा, तो कोई आप शांति से सुनिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। इस मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अध्यक्ष उदयभान जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर नासिर हुसैन जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी, अंबाला लोकसभा के उम्मीदवार वरुण चौधरी जी और गठबंधन के उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से श्री सुशील गुप्ता जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सारे भाइयों और हमारे बुजुर्ग नेताओं और यहाँ पर जमा हुए मेरे माताओं, युवा मित्रों, किसान भाइयों और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं भारत रत्न राजीव गांधी जी की शहादत दिवस पर उनको हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी जानते हैं कि भारत के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे भारी बहुमत 1984 में राजीव जी के नेतृत्व में आया था। कांग्रेस पार्टी 414 सीटें जीती थी। उस दौरान राजीव जी ने समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखकर 11 महत्वपूर्ण नीतियां उन्होंने बनाई थी। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। आज जो चीजें हमारे जीवन पर असर डाल रही है, जैसे संचार और आईटी क्रांति तथा कंप्यूटराइजेशन की बुनियाद
उन्होंने ही रखी थी। आधुनिक पंचायती राज की बुनियाद भी उन्होंने रखी, जिसके कारण देश भर में 30,45,000 पंचायती प्रतिनिधि बने। उसमें 14 लाख महिलाएं पंचायती प्रतिनिधि बने। ऐसा मौका कोई नहीं दिया, सिर्फ राजीव गांधी जी ने दिया। ये हमको याद रखना चाहिए। आज महिलाएं सरपंच है, दलित सरपंच है, ओबीसी सरपंच है और दूसरे अनेक लोग जो देहात में रहते हैं वो पॉलिटिक्स में आकर अपने नीति से वहां पर काम करके उन्होंने सरपंच, पंचायत मेंबर, ये सब कुछ बने हैं। ये कांग्रेस के वजह से, ये आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 20 साल पहले 21 साल वोटरों का उम्र थी, लेकिन राजीव गांधी जी ने आप तमाम यंगस्टर्स को वोटिंग का अधिकार देने के लिए उन्होंने 21 उम्र को निकालकर 18 साल कर दिया और पूरे नौजवानों को वोटिंग का पावर दिया। यह हमारी देन है। हम चुप कहीं मोदी जी के जैसा बात नहीं करते, काम करके दिखाए हैं, उसका बेनिफिट भी लोगों को मिला है। लेकिन फिर भी ये बीजेपी के लोग बार बार ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी, अब तो 70 साल पहले बोलते थे, अब छोड़ दिए वो लोग। अब बोलते हैं 55 साल में कांग्रेस क्या की। अरे मैं बार बार बोलता हूं ये बात मत बोलिए। मोदी जी और आपके साथी लोगों को कहो कि कांग्रेस ने क्या किया, ये पूछो कांग्रेस ने क्या नहीं किया। हमने सब कुछ किया, इसीलिए आप मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने मिलके जो इस संविधान बनाया देश का, उस संविधान से आज तुम प्रधानमंत्री बने हो और शाह होम मिनिस्टर बने हैं। और आप जितने भी एमएलए, एमपी किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, वो एमएलए बन सकते, एमपी बन सकते, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते, म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन सकते, मेयर बन सकते। ये किसकी देन है? ये देश के संविधान की देन है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। और फिर भी आज बीजेपी पूछती है कि आपने क्या किया। हमने बहुत कुछ किया। अभी ये बता रहे थे हमारे हुड्डा साहब कि 10 साल पहले वो जो यहां पर चीफ मिनिस्टर रहे, आप सब लोगों को तो मालूम है, जब यहां थे, यहां के इंडस्ट्रीज कितने प्रॉस्परस थे और पेपर मिल, प्लाईवुड के बड़े कारखाने और भी कारखाने यहां पर लाए गए, उसको चलाया गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। अब मोदी जी के जमाने में क्या हो गया? उन्होंने तो एम्प्लॉयमेंट देने का बंदी कर दिया, महंगाई बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। लेकिन मोदी अभी भी कहते हैं आप मुझे साथ दो, मैं देश का विकास करूंगा। अरे देश का क्या विकास करते हैं?
मेरे को बताओ, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े डैम बनाए, भाखरा नानल जैसे, हीरा कुंड जैसे और भी बनाए, और कारखाने बनाए, HMT जैसे, HAL जैसे, BEL जैसे, ये सब कारखाने बनाकर लाखों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया। और आप क्या कर रहे हैं? आप एम्प्लॉयमेंट छीन ले रहे हैं। और जो जनता अपने पसीने से टैक्स देकर जो बड़े बड़े कारखाने तैयार किए थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, पब्लिक सेक्टर थे, उसको मोदी जी एक एक करके अमीरों के हवाले कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के हवाले कर रहे हैं। पैसा हमारा, तुम्हारे दोस्तों को फायदे के लिए ये काम कर रहे हो। आप कहते हो मैं सच्ची देशभक्त हूं, देश मेरे वजह से आज मजबूत है। क्या मजबूत है? अरे तुम तो पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं। और हमारे पास ऐसे नेता हो गए, इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद करके आज एक सेपरेट नेशन राष्ट्र बना के दिए। 1 लाख लोगों को जेल में रखा। तुम तो हमेशा वही बात करते हैं, मैं वो किया, ये किया, ये पहाड़ से वो चूहा निकाला, वो पहाड़ से बिल्ली निकाली। ऐसी बात करने से देश की मजबूती बनती है। जो आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के निर्णय और कंप्यूटराइजेशन का एज, पंचायत हुकूमत को स्थापन करने में हमारे राजीव गांधी जी ने काम किया, उसको काम कहते हैं। नेहरू जी ने किया, उसको काम कहते हैं। तुम तो सिर्फ भैंसों का की गिनती करते हो। मैं गया था अहमदाबाद, वो बोल रहे थे, एक तकरीर उनकी भी चल रही थी, ऐसा मेरा भी एक जगह तकरीर चल रहा था। भाइयों और बहनों, गुजरातियों, आप होशियार रहो। अगर कांग्रेस हुकूमत में आएगी तो आपकी सब संपत्ति छीन लेंगी और आपका घर का एक्सरे करके मंगलसूत्र कहाँ है और जो भी चीजें तुम्हारे घर में, सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, ये सब बाहर निकाल के वो दूसरों को देंगे। अगर तुम्हारे पास 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन उन्होंने दूसरों को देंगे। आपके पास अगर 2 भैंस है, 1 भैंस वो मुसलमानों को देंगे। ये उन्होंने ही कहा, ये हमारे शब्द नहीं है, ये मोदी के शब्द है। ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर ऊंची जगह पे बैठ के अगर ऐसी बात करते हैं तो क्या कहना चाहिए? ऐसों को फिर से वोट देना? मैं पूछता हूं, फिर से वोट देना? नहीं। तो और फिर भी लोग, अभी भी चंद लोग हैं मोदी मोदी बोलने वाले। अरे भाई, वो तो झूठों का सरदार है, फिर भी आप मोदी बोलते हो। मैं किसी को गालियां देना नहीं चाहता। मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मोदी के विचारधारा के खिलाफ जरूर हूं और उससे लड़ रहा हूं। आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। संविधान को अपने हक छीन लेना चाहते हो, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को आप मिटाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मोदी जी,
आप समझे हैं कि आप बहुत होशियार हैं, लेकिन आपसे भी ज्यादा इस देश की जनता बड़ी होशियार है और आपके खिलाफ जनता लड़ रही है, कांग्रेस नहीं, गठबंधन नहीं। ये गठबंधन और कांग्रेस ये मिलके लोगों की समस्या को वो उठा रहे हैं, जो लड़ रहे तुम्हारे खिलाफ उनको साथ दे रहे हैं। ये लड़ाई जनता और मोदी के बीच में है, जनता और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि लोग तंग आ गए। बोलते हैं, पहले इलेक्शन में तो बोले, क्या बोले उन्होंने? पहले इलेक्शन में उन्होंने बोला भाई, अरे बाद में बोलो भाई, जिंदा गिंदा रन दो। मोदी जी ने ये बोला पहले इलेक्शन में, जरा चुप बैठो भाई, बाद में बोलो जिंदाबाद जीत के आने के बाद। मोदी जी ने ये बोला, जरा चुप बैठो, क्या जी, कितने बार बोलना? मोदी जी इतने झूठ बोलते हैं। पहले एक क्या तुम्हारा वो बिठा, उनको कौन है? मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं। पहले इलेक्शन में उन्होंने कहा, क्या कहा? कांग्रेस वाले बहुत धन कमाए हैं और बड़े बड़े अमीर लोग भी काला धन रख के वो बाहर स्विस बैंक में रखे हैं। ये उन्होंने शुरू के इलेक्शन में बोला, और वो पैसा लाके मैं हर परिवार को 15-15 लाख दूंगा, हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। ये बोले या नहीं बोले? तो मिला आपको? अरे ऐसा कैसा होता भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोला, ठीक है भाई, एक झूठ माफ कर दो। दूसरा बोला 15-16 में उन्होंने, मैं हमारे नौजवानों को, युवकों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, दिया उन्होंने? वो भी नहीं दिया। यह कैसा हो सकता भाई? प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, ऐसा झूठ बोल सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम अपोजिशन वाले हैं, बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्या है, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बाप मोदी बहुत अच्छा काम करता है, तो ये नौकरी भी नहीं मिली। तीसरी बात जो हमारे हुड्डा साहब ने जिक्र किया और बहुत से हमारे साथियों ने जिक्र किया, क्या किया था? उन्होंने कहा मैं किसानों के लिए उनकी आमदनी डबल करके दूंगा। आपकी आमदनी डबल हो गई, किसानों को भी नहीं दिया। ये क्या है भाई, किसी को भी नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी युवाओं को नहीं दिया, किसानों को भी नहीं दिया। फिर ये झूठा है क्या अच्छा आदमी है? तो प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं ना? हाथ उठाओ, कहो ये झूठा है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को अगर मैं ये झूठों का सरदार है अगर बोलूंगा तो क्या गलती है इसमें?
तो और उन्होंने यहीं तक नहीं छोड़ा, दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान 14 महीने से वहां पर बैठे, आंदोलन चला, लेकिन मोदी उसके बारे में बात नहीं किए और तीन काले कानून लाकर उन्होंने किसानों के हकूक को खत्म करने का काम किया। फिर बाद में जब हम लोग उठे, आप लोग उठे, तैयार हो गए लड़ने के लिए, तब उन्होंने 3 काले कानून को स्थगित किया है और बॉर्डर पे 750 किसान वहां मर गए। कभी उनके बारे में उन्होंने सोचे नहीं। एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा अपनी जीप लाकर जब रास्ता उसको नहीं मिला तो 4 लोगों को कुचल के मार दिया। ऐसे लोग फिर उनको, उनके पिताजी को फिर टिकट दिया, वो अब बीजेपी से लड़ रहा है। जो जो किसानों के खिलाफ है उन सबको अगर किसी ने बचाया तो मोदी जी ने बचाया और कहता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, सबका साथ सबका विकास। अरे तुमने सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। और मोदी जी हमेशा, उनकी आदत है कि किसी को पलने नहीं देते, परमानेंट जॉब नहीं देते, बेरोजगार को बेरोजगारी से रखना चाहते हैं और बहुत से सरकारी नौकरी निकलते हैं। निकलने के बाद बच्चे सब एग्जामिनेशन को रेडी करते हैं। एग्जामिनेशन रेडी करने के बाद रिक्रूटमेंट चलते वक्त वो पेपर लीक हो जाता है, फिर पोस्टपोन करते हैं। आज मैं कहता हूं हरियाणा में 1,82,000 वैकेंसीज खाली है। इतने नौकरियां खाली रख के मोदी जी नहीं दे रहे, उनके चेले यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? अगर ये वैकेंसीज अगर भर्ती करे, इसमें से बहुत से नौकरी दलितों को जाएंगे, गरीबों को जाएंगे, पिछड़े वर्ग को जाएंगे, आदिवासी को जाएंगे। इसीलिए नौकरी देना बंद कर दिया। उन्होंने नया सिस्टम शुरू किया, अग्निवीर 4 साल के लिए। अरे भाई, अब भाई 25 तारीख अगर तुम इलेक्शन में जिता के लाए तो रियल चौधरी बनेगा, अब चौधरी नहीं। 25 तारीख को चुन के लाओ, उस वक्त वो रियल चौधरी बनेगा। तब तक जरा सुनो। और मेरे भाइयों, अग्निवीर लाए 4 साल, उसके बाद वो बेकार होकर रास्ते पे फिर रहे। मिलिट्री में अगर भर्ती कर लेते, जितने भी वैकेंसीज है वो परमानेंट नौकरी करते थे। इसीलिए आज हरियाणा के लोग, नौजवान लोग, उनके माता पिता घर बेच के, जमीन बेच के, नौकरी नहीं है इसीलिए उनको फॉरेन भेज रहे। फॉरेन में नौकरी मिलो नहीं मिलो, वहां पर भेजकर उन बच्चों को अपने खाने पीने की व्यवस्था होने के लिए ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी वो उन तरफ देखने की काम वो नहीं कर रहे
और परमानेंट जॉब नहीं देना चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख वैकेंसीज है, जैसा हरियाणा में 1,82,000 वैकेंसीज है स्टेट गवर्नमेंट में, वैसा केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है। मोदी क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि वहां भी अगर एक बार रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट होता है, रिजर्वेशन आता, तो इन दलितों को वंचित करने के लिए, बैकवर्ड्स को निकालने के लिए, आदिवासियों को निकालने के लिए और दूसरे लोगों को भी 50% मिलता है, उन नौजवानों को भी उन्होंने निकाल रहे, यानी उनको देना नहीं चाहते और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हमने उतना पैसा लाया, ये इन्वेस्टमेंट किया, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। एक बार तो उन्होंने कहा मैं बुलेट ट्रेन ला रहा हूं, अहमदाबाद से बंबई तक 1 लाख रुपए खर्च करके मैं बुलेट ट्रेन वहां चलाऊंगा। उसकी कीमत अब 2 लाख रुपए हो गई। क्या 2 लाख करोड़ हो गई? तो 2 लाख करोड़ होने के बावजूद भी आज वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे जो झूठे काम हैं वो कर रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट आती, हम गठबंधन की सरकार तो जरूर आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी की सरकार नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और हमारी जो घोषणा पत्र है वो सबके लिए है, गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो सबके लिए है। किसी एक कौम को, किसी एक धर्म के लोगों को नहीं, सारे समाज को 140 करोड़ लोगों को हमारा घोषणा पत्र लागू है। फिर भी मोदी कहते हैं क्या है घोषणा पत्र में? यह मुस्लिम लीग की घोषणा पत्र। अरे बाबा पढ़ो तो पढ़ो, तुमको पढ़ने को अगर नहीं आता, अच्छा हम एक आदमी को भेजेंगे कांग्रेस ऑफिस से आपको समझाने के लिए। अगर समझे ये टीका करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि ये महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना पर हो रहा है, SC, ST, OBC गरीबों का आरक्षण बचाने, और हम जो अब लड़ रहे हैं, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने के चुनाव है। ये जो है लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें सब कुछ है, सबके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है और रिजर्वेशन के सारे चीजें हैं। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और आप तमाम लोग भी लड़ रहे हैं। लड़ाई उनके साथ है जो लोग इसको मिटाना चाहते हैं। हम मिटाने नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम लड़ते रहेंगे, इसको बचा के रखेंगे, लोकतंत्र को कोई बचाएंगे। आरएसएस और बीजेपी इस चीज को खत्म करना चाहती है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हमारे साथ आप है, आपके साथ हम हैं और कोई हमको मिटा नहीं सकता। आप देखिए 5 तारीख को जादू होगा, इसीलिए तो मोदी परेशान है। हर दिल्ली से गली तक रोज फिर रहे हैं, पहले अभी कभी नहीं फिरते थे ऐसा। अब कहीं भी जाने दो, अरे आज क्या है, वो कौन सा बोलते, जीप में बैठ के निकालते ना, रोड शो, हर जगह रोड शो।
पहले बाहर ही निकलते नहीं थे वो, सब दूरदर्शन था उस वक्त, दूर से उनका दर्शन लेना। अब गली गली वही दर्शन लेते रहे हैं और जीप में फिरते फिरते सब जगह जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, और राहुल गांधी जी को वो लोग उनके बारे में अगर नहीं बोलिए कुछ भी, उनको नींद नहीं आता, खाना भी हजम नहीं होता मोदी जी का, उनका नाम ले ही लेते हैं, गांधी फैमिली को गालियां दे ही देते हैं। अरे भाई उनको क्यों, हुकूमत तुम्हारे पास है, तुम क्या कर रहे वो बोलिए। क्या राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर है? क्या सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर है? क्या कांग्रेस पार्टी आज उस स्थान पे है जिस स्थान पे आप हो? आप 10 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और आपको मैं ये कहना चाहता हूं चैलेंज के साथ कि आप अपने बुरे विचारों को छोड़ो और देश को कैसा बनाना इसके तरफ सोचना चाहिए था, आपने नहीं सोचा, इसीलिए आप आज परेशान हो। और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन, गुप्ता जी, हाँ आप गठबंधन और वरुण आप मिलके जोर से जोर लगाना पड़ेगा और 10 के 10 सीट लाना पड़ेगा। हुड्डा साहब हमको तो विश्वास दिला रहे कि हुड्डा साहब कहे हमको हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब क्लीन स्वीप 10 की 10 लाएंगे। हाँ, देखो देखो उन्होंने हमारे कैप्टन उठ के बोले 10 के 10 लाएंगे। और ये दोनों जहां यहां पर से जिनके लिए मैं आया हूं, मैं तो सबके लिए आया हूं, यहां से मैसेज जा रहा होगा, लेकिन यहाँ जो है हमारे वरुण है चौधरी, उसके बाद सुशील गुप्ता जी है, ये सब लोग मदद करेंगे। उनको चुनना जरूरी है अगर आपका गठबंधन सरकार बनाना है। देखो मैं आखिरी 2-3 चीजें बोलकर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। एक है कि जो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जब नोटबंदी भी हो गई थी उस दिन उन्होंने कहा था नोटबंदी के लिए देश के सिर्फ 50 दिन मांगता हूं काले धन लाने के लिए। कितना बोला? 50 दिन। काला धन लाने के लिए 100 दिन पूछा, अच्छे दिन लाने को 5 साल पूछा, वायदों को पूरा करने के लिए 5 साल पूछा, और देश को बनाने के लिए अमृतकाल 2047 में मैं बनाऊंगा विकसित भारत। कहाँ है भाई तुम्हारा विकसित भारत भी नहीं, और तुम उसके लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैं आपसे मांगूंगा आपका एक वोट किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून का हो सकता है। आपका एक वोट किसानों का कर्ज माफ कर सकता है। आपका एक वोट खेती से जीएसटी हटा सकती है। आपका एक वोट फसल नुकसान का 30 दिन में भुगतान करवा सकती है। ये सारी चीजें एक वोट से, आपके एक एक वोट से ये सब चीजें कर सकती है। तो मैं आपसे एक एक वोट मांग रहा हूं। इसीलिए हम चुन ला हमारे लोगों को, हमारे पार्टी को, हम बता देंगे देश कैसा बनाना। ये तो
जवाहरलाल नेहरू जी ने दिखाया है, इंदिरा जी ने दिखाया है, राजू ने दिखाया है। तुम नहीं कर सके, हम फिर से करके दिखाएंगे। और हरियाणा एक नंबर 1 स्टेट होगा। और उसके बाद मोदी बोलेंगे मैं तो नहीं कर सका, मेरे चेले भी नहीं कर सके। ये कहां से आए वे कांग्रेस वाले? फिर नंबर 1 पे लाए। ये वो सोचते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। और मेरे और हमेशा बोलते हैं कि उन्होंने फिक्र ही नहीं करते मोदी जी। महंगाई इतनी बड़ी है, उसके बारे में कभी बात नहीं करते। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी है, उसके बारे में बात नहीं करते। मैं फिर किसके बारे में? अरे भाई, आप वोट मांगते हैं तो मैंने ये काम किया इसीलिए मुझे वोट दो, पूछना चाहिए। उसका उनके चीफ मिनिस्टर पूछने दो, उनके लोग पूछने दो, उनके मंत्री पूछने दो। हरियाणा का कोई आदमी भी नहीं बोलता उनका, और मोदी भी नहीं बोलते। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। पेट्रोल 2014 में कितना था? 66 रुपए था। मोदी साहब, आपके जमाने में कितना है पेट्रोल? 102 रुपए। डीजल हमारे जमाने में 52 रुपए था, आज क्या है? 90 रुपए है। एलपीजी 414 रुपए था हमारे जमाने में, 903 रुपए अब हो गया है मोदी के जमाने में। आटा 10 केजी 210 था, आज 447 हो गया। दूध की कीमत 39 रुपए थी उस वक्त, आज 66 रुपए हो गया। मस्टर्ड दाल 52 रुपए था, आज 150 रुपए हो गया। तुअर दाल 80 रुपीस था हमारे जमाने में, आज 188 रुपए। बोलिए, मोदी की गवर्नमेंट अच्छी थी क्या हमारी गवर्नमेंट अच्छी है? ये तो तालमेल करके देखिए। ये आंकड़े पार्लियामेंट में दिए सो है, ये आंकड़े उन्होंने हर जगह सरकारी दफ्तरों में रखे सो है। अरे तुम ये जनता को खिलाने पिलाने के वस्तुएं सस्ते में नहीं दे सकते? आपको कोई नैतिक अधिकार फिर से वोट मांगने का नहीं है। आपको लोग वोट नहीं देंगे, आप चले जाएंगे। 5 तारीख को हमारी सरकार जरूर आएगी और हम एक होकर लड़ेंगे। इतना कहते हुए, हाँ ये देखिए, और एक हमने ओडिशा में हालत देखने के बाद, जो आदिवासियों का, गरीबों का, ये सब देखने के बाद हमने तय किया कि 5 केजी चावल के बजाय हम 10 केजी चावल गरीबों को बांटेंगे। और महालक्ष्मी स्कीम जो 5 न्याय है, उस 5 न्याय में कम से कम 1 लाख रुपए हमारे माताओं को, जो घर में बड़ी होती है, घर चलाती है, उसको 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। युवा को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए 1 साल को देंगे। और नहीं, 1,82,000 बोला, चलिए अब ठीक है। ये तो मेरे पास नए आंकड़े आए, वो बोल रहे कि वैकेंसीज कितने हैं, बोले तो हरियाणा में सरकारी वैकेंसीज 2 लाख है। तो मैं बोला था 1,82,000। ठीक है, अभी भी वो भर्ती, अभी छानबीन करो और ज्यादा निकलेंगे, किस किस के पास छुपा के रखे।
तो ये युवाओं के लिए 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए, नारी न्याय के लिए 1 लाख रुपए, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, जैसा कि हमारे मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया था, वैसा ही हम लाखों में भी रहा तो हम माफ करेंगे। नरेगा जैसी योजना जिसका आज 200, 250, 300 रुपए, हम उसको बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। 400 रुपए। और जनगणना, ये सारी जाति जनगणना, इन चीजों को हम ला रहे। कौन कितने पढ़े हुए लोग हैं, ग्रेजुएट्स कितने हैं, जमीन कितनी है, नौकरी कितनी लोगों को है, महिला कितनी पढ़ी है, यह सबका एक आकलन करने के लिए हम लोग जातीय जनगणना करना चाहते हैं और करके रहेंगे लोगों के हित में। किसी की संपत्ति छीन लेने के लिए नहीं, अपने आप को हमारा देश कहाँ खड़ा हुआ है, किस किस जातियों को हम क्या देना चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। किसी के घर में से छीन के ला के नहीं दे रहे, पॉलिसी बनाने के लिए। जैसा जवाहरलाल नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान बनाया गरीबों के लिए, देश के लिए, और उन्होंने जैसा बनाया वैसा ही हम इस जाति जनगणना के आधार पर पॉलिसी बनाना चाहते हैं। वो पॉलिसी भी आप लोगों के हित में होगा। बस मैं इतना ही कह के मैं अपने 4 शब्दों को समाप्त करूंगा। और मैं अपने मंच पर जो भी बैठे उनसे भी निवेदन करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब मिलके हमको ताकत दो। जैसा हमारे सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा तुम मुझे वोट दो मैं मोदी को हटा के रखूंगा।